हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ जी बच्चों, शुरू हाँ, हो गई है कॉलेज में, क्लासेस वगैरह शुरू हो गई है आपके कॉलेज में? बेटा इसको अनम्यूट कर लो, ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी, कुछ तो अनम्यूट तो करो। हाँ जी बच्चों, क्या क्या चल रहा है आपके कॉलेज में, क्या स्टार्ट हुआ है बताइए जरा एक एक करके। मुस्कान, आपके कॉलेज में अभी क्या क्या स्टार्ट हुआ है और कौन सा चैप्टर हुआ है? सर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अभी कुछ एग्जाम्स वगैरह का बताया है कॉलेज वालों ने कि इंटरनल वगैरह कब होएगी या एक्सटर्नल के बारे में कोई न्यूज हो? सर नहीं, इंटरनल है इस हफ्ते। इंटरनल कब से है? इसी हफ्ते में डेट नहीं बताई। टाइम वैल्यू इसी, ऑफ मनी आता है। अच्छा टाइम वैल्यू मनी आ रहा है, ठीक है, वो तो चलो इजी है, वो तो हो जाएगा। और आप अच्छा चलिए, तो ठीक है, इंटरनल एग्जाम्स अभी ऑनलाइन ही होएगा आप लोगों के? हाँ, हाँ एमसीक्यू ही जी, होंगे। है ऑनलाइन ही होएगा ना अभी तो? हाँ ठीक है। अर्षिता, आपके भी कॉलेज में एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, आपके कॉलेज में क्या क्या कैपिटल बजटिंग ही शुरू हुआ है? यस सर। और वत्सल आप में? हाँ सर सेम। कैपिटल बजटिंग ही? हाँ सर। चलिए, बुक ले लिया आप लोगों ने सबने? वो सर। हाँ जी बच्चों, बुक लिए? नो सर। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय आर.पी. रुस्तगी लेनी है। और इसकी लेटेस्ट एडिशन 15th एडिशन है, तो आप 14th या 15th एडिशन कोई भी ले सकते हो, सेम है दोनों। तो 15th लेटेस्ट है, अगर आपको 14th मिल जाती है वो भी चलेगा। 14th या 15th एडिशन ही आपको लेनी है, 14th या 15th एडिशन ही लेनी है। ये बुक है, ये देखिए बच्चों, ये बुक लेनी है आपको, ठीक है। तो चलिए, एक आज थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको देता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कैपिटल बजटिंग ही शुरू करेंगे। तो आप प्लीज बुक्स अरेंज करके रखिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिना बुक के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज बुक्स को लेके रखिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारा पूरा कोर्स क्या है, हमारे कितने चैप्टर्स है, वो मैं सब आपको बताता हूँ, और फिर एक बार क्लासेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देखो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक टर्म है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा दो टर्म्स में से बना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो टर्म से बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करते हैं पहले फाइनेंस की, तो फाइनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंस का मतलब होता है फंड्स। और अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? उसका प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या टास्क रहता है? एक फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो फंड्स की ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करे, वो फंड्स की ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करे। इससे क्या मतलब है कि पैसे को अच्छे से वो रेस करे, उसको अच्छे से वो प्रोक्योर करे, और उसके बाद उसको सही से इन्वेस्ट करे, और उसके बाद वो जो कमाए उसको प्रोक्योर करने के बाद और उसको इन्वेस्ट करने के बाद जो उससे अर्निंग्स होगी, उस अर्निंग्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी मत लिखिएगा, मैं लिखवाऊंगा आपको सब कुछ, अभी मत लिखिएगा। अगर मैं इसको आपको एक्सपैंड करके बताऊं, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजंस लेने होते हैं, अभी मत लिखिएगा। सबसे पहला डिसीजन जो उसको लेना होता है वो होता है पैसे को रेस करना, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन,
कि पैसा अपने बिजनेस के लिए हम लेंगे कहां से, क्या हम खुद का पैसा लेंगे, क्या हम मांगा हुआ पैसा लेंगे, क्या हम दोनों लेंगे, खुद का भी मांगा हुआ भी, कितना खुद का होएगा कितना मांगा हुआ होएगा, वो सब हमें यहाँ पे देखना। एक बार जब हमारे पास फंड्स आ जाते हैं तो उन फंड्स को फिर हम क्या करते हैं, उन फंड्स को फिर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेकंड हमारे लिए हो जाता है, सेकंड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के लिए हो जाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। और फिर थर्ड जो हमारा डिसीजन होता है, एक बार पैसा आ भी गया और लग भी गया, उसके बाद जो हमारा थर्ड डिसीजन होता है वो होता है कि जो हमने अर्निंग्स की है उन अर्निंग्स का हमें क्या करना है, हमें वो वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है या फिर वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स में एक्सेट्रा। तो ये हमारे तीन डिसीजंस होते हैं जो हमारे पूरा कोर्स का सब्जेक्ट का हमारा जिस्ट है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे कितने चैप्टर्स है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे कोर्स में 5 चैप्टर्स है। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे कोर्स में 5 चैप्टर है। एक बार नाम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक बिजनेस जो होता है वो अलग अलग सोर्सेस से पैसा रेज करता है। वो डिवेंचर से भी पैसा रेज करता है, वो इक्विटी से भी पैसा रेज करता है, वो प्रेफरेंस से भी पैसा रेज करता है। हर सोर्स की अपनी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। जैसे हम डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इक्विटी पे डिविडेंड पे करते हैं, प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड पे करते हैं। तो हर अपने एक सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है। तो इस चैप्टर में हम वो कॉस्ट निकालना सीखेंगे अलग अलग सोर्स की। और लेट अस अज्यूम जैसे मैंने 50 लाख रुपीस से एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें 20 लाख का इक्विटी था, 10 लाख का ये था, 10 लाख का वो था। तो पहले तो मैं सबके अलग अलग सोर्सेस की कॉस्ट निकालूंगा और फिर मैं सीखूंगा कि सारे सोर्सेस की मिला के कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो ये सब हम करेंगे इन द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड जो हम चैप्टर करेंगे इस यूनिट में उसका नाम है लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस, इस चैप्टर में हम बिजनेस के अलग अलग रिस्क के को कंप्यूट करना सीखेंगे। एक बिजनेस जब ऑपरेट होता है तो उसमें कई तरीके के रिस्क होते हैं। एक ऑपरेटिंग रिस्क होता है, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, एक टोटल रिस्क होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन रिस्क को कैसे एक बिजनेसमैन कंप्यूट कर सकता है और उसको पहले से अगर वो कंप्यूट कर लेगा तो अपने रिस्क को कम कर सकता है, अपने जो उसका इफेक्ट है उसको कम कर सकता है। वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे, लीवरेज एनालिसिस। फिर जो हमारा तीसरा चैप्टर आएगा इसी यूनिट में उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक फर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मर्जर्स, एक्विजिशंस, एक्सपेंशंस वगैरह के लिए जब हम दो कंपनीज मर्ज होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेती है। आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को इतने 1000 करोड़ के लिए खरीद लिया। तो ये जो इतना 1000 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है, ये वैल्यूएशन हमने कैसे की है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, इसका नाम है वैल्यू ऑफ फर्म। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि एक बिजनेस अलग अलग सोर्सेस से पैसा रेज कर सकता है। कुछ वो डिवेंचर से कर सकता है, कुछ वो इक्विटी से कर सकता है, कुछ वो प्रेफरेंस से कर सकता है। तो वो कितना, जैसे मान लीजिए मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे टोटल 50 लाख चाहिए, तो उस 50 लाख का कॉम्पोजिशन क्या होगा, कितना इक्विटी से होगा, कितना डिवेंचर से होगा, कितना प्रेफरेंस होगा, कितना रिटेन्ड अर्निंग्स होगा, कितना लोन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिसाइड करना, ये जो होता है ये डिसाइड करना, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसी का कैपिटल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एक्सटेंशन हो रहा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही पेज का। ये है EBIT EPS एनालिसिस। ये हम अलग से, मतलब मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक्सटेंशन है EBIT EPS एनालिसिस। EBIT EPS एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हाइफन अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। आप ये मान के चलिए कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक एक्सटेंशन। तो हमारा जो पहला यूनिट है फाइनेंसिंग डिसीजन, उसमें हमारे को 5 चैप्टर्स करने हैं। शुभम अच्छे से समझ आ रहा है? शुभम? यस सर। ओके, अभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे रोक लेना बेटा, ठीक है? ठीक है सर। अब हमने ये तो देख लिया कि पैसा रेस कहां से करना है और कैसे हमने रेस करना है, वो तो हमने देख लिया। मान लेते हैं कि जितना पैसा हमें चाहिए था वो हमें मिल भी गया।
अब इस पैसे के साथ हम क्या करेंगे, इस पैसे को हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट एक बिजनेसमैन दो जगहों पे कर सकता है। एक तो वो कर सकता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, और एक की जा सकती है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जो इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स्ड एसेट्स पे होती है उनको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और जो इन्वेस्टमेंट हमारी करंट एसेट्स में होती है उनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा के लिए होती है, एक साल से ज्यादा के लिए होती है, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन माना जाता है। और जब एक इन्वेस्टमेंट एक साल से कम के लिए होती है तो वो वर्किंग कैपिटल माना जाता है। याद करिए पिछले साल जब हम आप टैक्सेशन की क्लासेस लेते थे तो वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब अलग होता था, वहां 3 साल का कॉन्सेप्ट चलता था। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक साल का कॉन्सेप्ट है। एक साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है, एक साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो जो भी डिसीजंस हमारे एक साल से ज्यादा के लिए है वो हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे, और जहां पे बात एक साल से कम के लिए हो रही है वो हम वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हमारे को कौन से चैप्टर करने हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमारे बुक में 2 चैप्टर्स है, लेकिन हम उसको एक ही मान के चलेंगे क्योंकि पहले चैप्टर में बेसिकली जो सेकंड चैप्टर है उसका ब्रीफ दे रखा है पहले चैप्टर में, और फिर उसके फुल फ्लेज क्वेश्चन सेकंड में दे रखे हैं, तो हम एक ही चैप्टर मान के चलेंगे दोनों को। हमें बेसिकली पढ़नी है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। अब आप लोगों के कॉलेज में, मैक्सिमम बच्चों के कॉलेज में कैपिटल बजटिंग चल रहा है तो आपको कुछ कुछ समझ आएगा। हम टोटल में 6 टेक्निक्स पढ़ेंगे। क्या होता है जब मैं एक साल से मैं आज यहाँ पे एक डिसीजन लेना है मुझको, मुझे ये एक बिजनेस प्रपोजल में इन्वेस्ट करना है। मेरे पास 2 बिजनेस प्रपोजल्स है और मुझे इन्वेस्ट करना है उनमें से किसी एक में, और दोनों प्रपोजल्स अगले 5 साल तक चलेंगे बिजनेस के, और मैं आज उनकी फोरकास्ट लेके बैठा हूं कि अगले 5 सालों में कितना कितना इससे अर्निंग्स हो सकती है। अब देखो ये फ्यूचर के बारे में है, मेरे को डिसीजन आज लेना है एक ऐसे चीज के बारे में जो अगले 5 साल तक मुझे प्रॉफिट्स देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन की क्या हम ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो व्हाट कम्स टू आवर रेस्क्यू इज द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कुछ फॉर्मूलेस डिराइव किए हैं जिनको लगा के अपने फोरकास्ट्स पे लगा के हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वायबल डिसीजन है, एक फीजिबल डिसीजन है, एक प्रॉफिटेबल डिसीजन है कि नहीं है। तो वहां पे हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैं अभी आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूं आपको। हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है मॉडर्न टेक्निक्स, एक होती है ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स में क्या फर्क है वो समझते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स का मतलब होता है जब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आज के 100 रुपीज की वैल्यू या आज के 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद भी 1 रुपए ही रहेगी। मतलब आज जो मैं 1 रुपए से या 100 रुपए से आज जो मैं परचेज कर सकता हूं, 1 साल बाद भी मैं वही परचेज कर पाऊंगा। ये होती है हमारी मॉडर्न टेक्निक, सॉरी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। लेकिन आप मुझको बताइए क्या ये पॉसिबल है? जो चीज आप 100 रुपए से आज खरीद पा रहे हो क्या 1 साल बाद भी 100 रुपए से उतनी खरीद पाओगे? नहीं, इन्फ्लेशन होती है। तो ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ कि ये कंसीडर नहीं करती कि इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज है, 1 साल में पैसा अपनी परचेजिंग पावर लूज करता है। ये टेक्निक्स इनको नहीं कंसीडर करती, इसीलिए इन टेक्निक्स को ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हम 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे, पहली पे बैक पीरियड और दूसरी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मैं इसलिए ये नाम बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपके कॉलेज में चल रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आई हमारी मॉडर्न टेक्निक्स जो इस पॉइंट को कंसीडर करती है कि आज के 100 रुपीज की वैल्यू 1 साल बाद 100 नहीं रहेगी, वो कुछ डिटोरेट हो जाएगी, वो कुछ डिमिनिश हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो वो जो टेक्निक्स इस पॉइंट को कंसीडर करती है कि टाइम की वैल्यू है, मतलब पैसे की टाइम की वैल्यू है,
वो उनको कहा जाता है मॉडर्न टेक्निक्स, और उनको एक और नाम से जाना जाता है, उनको मॉडर्न भी कह सकते हैं, उनको डिस्काउंटेड टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ऐसे ही ट्रेडिशनल टेक्निक्स को नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स भी कह सकते हैं। और मॉडर्न टेक्निक्स में हम 4 पढ़ेंगे, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, अभी हमने इस पे पेबैक पढ़ा था, यहाँ डिस्काउंटेड पेबैक हो जाएगा, और हमारा लास्ट है डिस्काउंटेड पेबैक, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, एनपीवी हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक, और एक और पढ़ेंगे हम वो कौन सी टेक्निक है, एक नाम मेरा स्किप हो रहा है अभी माइंड से, मैं बता दूंगा आपको। 4 टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारी हो गई मॉडर्न टेक्निक्स। अब आइए हम चलते हैं इस पे अपने करंट वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पे। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पे हम कौन से चैप्टर्स करेंगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पे हमें अगेन 5 चैप्टर्स करने हैं। पहले मैं आपको नीचे के 3 चैप्टर्स बताता हूं। बेटा किसी भी बिजनेस के लिए जो हमारे मेन 3 करंट एसेट्स होते हैं वो होता है कैश, इन्वेंटरी एंड डेटर्स। फिर से बोलता हूं, कोई भी बिजनेस के लिए जो मेन 3 करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं कैश, इन्वेंटरी एंड डेटर्स। इन्हीं की मैनेजमेंट हमारे 3 चैप्टर्स है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डेटर्स मैनेजमेंट। हाँ, नाम याद आ गया, आपने शायद सुना हो। तो 4 नाम है, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। हो सकता है आप लोगों ने अपने कॉलेज में नाम सुने। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 4 टेक्निक्स। अब आइए वर्किंग कैपिटल में। तो 3 चैप्टर हमारे कौन से हो जाएंगे? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट एंड डेटर्स मैनेजमेंट। ये तो 3 चैप्टर्स हो गए। अब 2 चैप्टर्स और बात करते हैं। तो सबसे उसके ऊपर हमारा चैप्टर होगा कि टोटल वर्किंग कैपिटल मुझे कितनी चाहिए, एक टाइम पे मेरे पास कितना फंड्स होने चाहिए रोजमर्रा की एक्टिविटीज को फंड करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। और सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा वर्किंग कैपिटल प्लानिंग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है ड्यूरेशन in which the raw materials get converted into finished goods and then they are sold and then they are converted into cash। तो क्या हुआ? आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के आपने उसको प्रोडक्शन में डाला, WIP बना, वो वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश गुड बना, फिर फिनिश गुड से वो सेल्स हुई, डेटर्स बने, फिर डेटर्स से फिर से कैश आया। तो कितने दिन लगे एक रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट होने में? इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल वर्किंग साइकिल, और ये हम निकालना सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर में इस यूनिट के। तो हमारे वर्किंग कैपिटल वाले यूनिट में 5 चैप्टर्स है, वर्किंग कैपिटल प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है, हमने पैसा रेस भी कर लिया, हमने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया। अब जो हुआ, पैसा रेस हो गया, इन्वेस्ट हो गया, अब जो हमने अर्निंग्स की, उस अर्निंग्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? उस अर्निंग्स के साथ अगेन हम 2 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि हम उस पैसे को वापस, जो अभी हमने इनकम अर्न की है, उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिटेन्ड एंड रीइन्वेस्टेड, रिटेन्ड एंड रीइन्वेस्टेड इन बिजनेस। या फिर हम दूसरा ये कर सकते हैं कि उसका कुछ पार्ट हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। जिस पार्ट को हम बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और जिस पार्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। तो इस यूनिट में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। हमें ये देखना है कि कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ये पॉलिसीज हमें इसमें पढ़नी है। डिविडेंड देने से हमारी फर्म की वैल्यूएशन में क्या फर्क पड़ेगा, हमारी फर्म के शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हो गए? हाँ जी बोलिए। एक से निष्ठा जी, मैंने 5 मिनट बोला था, आप तो 50 आधे घंटे बाद आए हो। मैंने उस पर लिखा था स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स। चलिए एनीवेज, तो
तो ये हमारे कितने चैप्टर्स हो गए? 5 चैप्टर ये हो गए, एक चैप्टर ये हो गया 6, अगेन 5 कितने हो गए? 11, और 11 और एक ये 12 चैप्टर्स ये हो गए। इसके अलावा 2 चैप्टर्स हमारे और है, जिसका पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और दूसरा चैप्टर है हमारा, क्योंकि आप सब ऑनर्स के बच्चे हो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज आप में एक और। पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर है, इस पर हम 2 टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे व्हाट इज कंपाउंडिंग, और दूसरा हम सीखेंगे व्हाट इज डिस्काउंटिंग। मैं आपको ब्रीफ देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आज कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं या हर मंथ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को एक पर्टिकुलर रेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 10 साल बाद या 20 साल बाद जाके वो कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक्स। जो ये सारी आपके इन्वेस्टमेंट पे लगती है ना, जो इन्वेस्टमेंट्स वाले आते हैं और बताते हैं कि सर आप 5 साल तक इतना पैसा डालिए और जब आप 20 साल के बाद आपको हम इतना सरप्लस देंगे, तो वो बेसिकली वो जो चीजें होती है वो हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक्स इस चैप्टर में। और इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे 20 साल बाद जाके एक एसेट क्रिएट करना है, और मान लीजिए मुझे घर बनाना है या कुछ भी चीज करनी है, और उसके लिए मुझे 50 लाख रुपीस चाहिए। मेरे को पता है आपसे 20 साल बाद जाके मुझे 50 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी, तो आज से मैं कितना कितना सेव करना शुरू कर दूं या इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं कि वो एक 20 साल बाद जाके 50 लाख कन्वर्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हम पीछे आ रहे हैं, हमें आगे का पता है और हम पीछे आ रहे हैं, तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं। और जब हम खड़े हैं यहाँ पे और हमें आगे का पता लगाना है, तो हम कंपाउंडिंग करते हैं। वैसे बताता हूँ, जब हमें पता है कि फ्यूचर में क्या चीज मिलनी है, उसको हमें आज के टाइम पे लेके आना है कि आज उसकी क्या वैल्यू है, तो हम डिस्काउंट करते हैं। पीछे आने को डिस्काउंटिंग कहते हैं। और जब मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ, मेरे को देखना है कि आज के वैल्यू के आगे जाके, आज के प्राइस के आगे जाके क्या वैल्यू होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपाउंडिंग करूंगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, और इस पे हम बेसिकली जो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती है, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी देखी, कैसे, जैसे कि डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी वैल्यूएशन निकालना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आधे सारा चैप्टर तो ये यहीं पे कवर हो जाए। अब बात करते हैं कि सर हम कैसे कोर्स को शुरू करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर कौन सा है। देखो बच्चों, हमारी अगर हम बुक की बात करें, जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई है फोटो, ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये हम इससे शुरुआत नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सेकंड चैप्टर से आपकी बुक का, जो कि है कैपिटल बजटिंग चैप्टर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और आपके पूरे कोर्स का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी कैपिटल बजटिंग ही है। कैपिटल बजटिंग चैप्टर ही सबसे ज्यादा लेंथी है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो हम इसी से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक से ही अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। देखिए, बुक के बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता, इनफैक्ट कोई भी चैप्टर नहीं हो सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार बुक जो पक्का ले लीजिएगा। इट इज इजीली अवेलेबल, आप किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे, बहुत आराम से, रानी बाग में मैं खुद लेके आया हूँ, बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन लेना 14th या 15th एडिशन ही, इससे पुराना एडिशन मत लेना। पहला बात का पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि क्लासेस का टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी एक बार मेरे को आपके साथ सेट करनी है। तो पहले तो बात करते हैं टाइमिंग की क्या रह सकती है। बताइए, आप बताइए मेरे को क्या टाइमिंग रह सकता है। एक बार सब अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट करके मेरे को बता दीजिए, हम क्या टाइमिंग रख सकते हैं। बोलिए, कि यही टाइम सही है जो जिस पे आज रखी है क्लास 5 to 6? नहीं सर। बताइए मुस्कान, सही है आपको ये टाइम? सर 4 to 5 रखी। 4 to 5 मैं तो रख रहा था, आप ही ने मना किया था मेरे को बेटा। आज नहीं, मतलब आगे से। एक मिनट, मैं सबसे पूछ लेता हूँ। देखो एक बार देखो सब, क्योंकि कम ही बच्चे 5-6 बच्चे ही है, तो हम एक बार सबसे डिसीजन ले लेते हैं। मुस्कान को तो 4 to 5 ठीक है, हर्षदा आपको? सर 4 to 5 ठीक है। 4 to 5। शुभम, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है 4 to 5 में? सर मंडे फ्राइडे मत रखना, बस 4 to 5। मंडे फ्राइडे ही होगी क्लासेस, MWF ही होगी। अच्छा हाँ। और वत्सल? सर 4 to 5 ठीक है, 5 बजे खत्म कर देना। एक मिनट पहले 4 to 5 की बात करते हैं। पहले 4 to 5 मनन को ठीक है? सर 5 o'clock ठीक है।
नहीं यार, रीजन भी बता दो साइड बाय साइड, क्या रीजन है, क्योंकि मेरे लिए भी 4 to 5 ज्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए मैं खुद 4 to 5 के फेवर में हूँ। निष्ठा आप बताओ। निष्ठा पहले ये तो निष्ठा। तो हाँ 4 जी। to 5 4 to 5 ठीक है ना? हाँ जी। देखो यार 4 to 5 ही रख लो, क्योंकि वो सही टाइम है, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं बहुत शाम भी नहीं होती और थोड़ी आगे भी खिंच सकती है क्लासेस। तो 4 to 5 से ही शुरू करते हैं क्लासेस को। अगर एक आध दिन कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना, उस दिन हम शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? सर 4:30 नहीं हो सकता यार 30 वाला चक्कर मत डालो, या तो 4 रखो या 5 सर, रखो। क्योंकि ना मेरी ना मतलब 4 बजे ही क्लास खत्म होती है कॉलेज की, मंडे और फ्राइडे में। अच्छा 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 अच्छा, मंडे और फ्राइडे खत्म होती है 4 बजे। हाँ जी सर, बस इसीलिए बोल। बोलो बच्चों, फिर 4 बजे तो फ्राइडे। यार ऑनलाइन में भी इतने सीरियसली अटेंड कर रहे हो क्या तुम क्लासेस? सर वो एक आध क्लास में जिसमें पूछते हैं ना सब क्वेश्चन वगैरह, तो वो करनी पड़ती है, बाकी तो नहीं करते। अच्छा, या 4:30 रख लो फिर, और क्या कर सकते हैं, 4:30 कर ले बच्चे। नहीं 1 मिनट, तू कह रहा ना 4 o'clock खत्म होते तो 10 मिनट बाद आ जाना, 4:10 तक ही शुरू होगी क्लास। हाँ, मेरा वही मतलब है सर कि मतलब 10-15 मिनट का गैप मिल हाँ जाएगा कोई तो नहीं, फिर 4 o'clock की रखो, क्योंकि 10 मिनट तो लग ही जाते हैं स्टार्ट करने में, तो 4 o'clock की रखते हैं फिर। ठीक है ठीक सर। है। अच्छा बताओ, बुक ले लोगे? वेडनेसडे को क्लास रख ले फिर फर्स्ट 4 o'clock। हाँ जी बुक सब। कौन सी है सर हमारी? हाँ बुक की मैं कॉलेज आपको में बता रहा नहीं हूँ। रुकी। निष्ठा आपके कॉलेज में क्या शुरू हुआ है? सर हमारी सर ना लिटरली मैं क्या बताऊँ, पागल नहीं हो बता चुकी दो, हूँ। कोई नहीं, 10 शर्म मत चैप्टर करो, करा बता दो। देते हैं ये लेनी है सर। आरपी रुस्तगी की, मैं फोटो भेज दूंगा अभी आपको। नहीं बताओ तो क्या शुरू हुआ है, उसी के हिसाब से तो हम अपने क्लासेस में शुरू करेंगे ना कोर्स। क्या शुरू हुआ है? सर कैपिटल बजटिंग खत्म कर दी है, बस फर्स्ट ठीक है वाला ठीक है खत्म। ठीक है ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग ही करेंगे। अच्छा एक और बात बता दो कि आपके इंटरनल कब हो सकते हैं? मनन ने तो बता दिया, चलो उसका तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ रहा है। उसके अलावा हमारा इंटरनल फर्स्ट एग्जाम्स कब वीक से में शुरू है हो अभी, सकते, कब है? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक में हो जाएगा? तो बेटा फिर तो क्लासेस के टाइम सर जल्दी मैं करना ही पड़ेगा, फिर वेडनेसडे से शुरू करते हैं क्लास। इस हफ्ते चाहे रोज रख लो क्लासेस। बोलो कल कल रख ले, कल रख ले। हाँ, मोहित नहीं है क्या? नहीं मोहित आया नहीं, वो पहले तो कह रहा था मुझे करना है, बट वही अभी उसके सारे दोस्त वोस्त नहीं आए ना, आ जाएगा थोड़ा रुक के, आ जाएगा। ओके। बच्चों ऐसा करते हैं, सुनिए मेरी बात। मेरे को क्लासेस इतनी जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स है। तो अगर आप बोलो तो इस वीक लगातार 3-4 क्लास लेके कैपिटल बजटिंग चैप्टर फिनिश करा दूं? करा दो सर, करा दो। बोलो, ठीक है। है ना? तो वेडनेसडे को 4 o'clock मिलते हैं, लेकिन बुक के बिना मत आना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं डिक्टेट भी नहीं करा पाऊंगा। आपको बुक लेके आनी ही आनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों? तो ठीक है। वेडनेसडे मिले 4 to 5। हाँ जी। सही है सबको? हर्षिता ओके? यस सर। तो ठीक है, फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। मैं अभी आपको बुक की फोटो भेज दूंगा एक बार, और कैपिटल बजटिंग शुरू करेंगे तो आप यही बुक लेना जो मैंने फोटो भेजी, ठीक है? हाँ जी। ओके बेटा, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। कल नहीं, वेडनेसडे मिलेंगे, फिर 3-4 दिन लगातार रख लेंगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका चैप्टर खत्म करा दूंगा। ठीक है ठीक सर। है। बस ओके थर्सडे मत रखना, मेरी क्लास होती है। चलो ठीक है, वेडनेसडे तो आओ पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके वेडनेसडे 4 to 5। ओके। ओके बाय बाय।